जिसे पर्शियन गल्फ के नाम से जाना जाता है, और इसी के दूसरी ओर स्थित है ओमान की खाड़ी, जिसे गल्फ ऑफ ओमान कहा जाता है। और इन्हीं के बीच से गुजरता है एक पतला सा रास्ता, जिसे जल डमरू मध्य या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जाना जाता है। अगर आप गौर से देखोगे तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी मिलकर एक डमरू का शेप बनाती हैं, और डमरू के बीच की जगह को, मध्य की जगह को ही जल डमरू मध्य कहा जाता है। तो इसका मतलब जल डमरू मध्य एक पतला सा रास्ता होता है दो इंपॉर्टेंट जल निकायों के बीच में। अब मैं आपको बता दूं कि जो फारस की खाड़ी है और ओमान की खाड़ी है, दोनों को हॉर्मुज जल डमरू मध्य जोड़ता है, और यह ओमान की खाड़ी आगे जाके अरब सागर से मिलती है और फिर हिंद महासागर से मिलती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं, उनके लिए एक प्रमुख रास्ता ये जल डमरू मध्य हो जाता है। अगर इसकी भौगोलिक विशेषताओं की बात की जाए तो फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक ये पूरा रास्ता लगभग 167 किलोमीटर लंबा है। चौड़ाई की बात करोगे तो चौड़ाई बिल्कुल अलग अलग है हर जगह पर। एक जगह पर 96 किलोमीटर है तो एक जगह पर 39 किलोमीटर है, काफी कम हो जाती है। अब यही जो पतला रास्ता है वो इस जल डमरू मध्य को खास बनाता है, क्योंकि इसी जगहों से तेल और नेचुरल गैस से भरे हुए जहाज निकलते हैं, जो कि कई सारे बैरल से एक दिन में निकलते हैं। अब एक बात समझो कि यहाँ से जहाज़ों के निकलने के लिए भी एक व्यवस्था है। व्यवस्था ऐसी है कि जहाज़ों की आवाजाही के लिए यहाँ पर दो लेन बनाई गई हैं। एक लेन जो है वो लगभग 3 किलोमीटर चौड़ी है और दूसरी लेन भी 3 किलोमीटर चौड़ी है। एक लेन से जहाज आता है और दूसरी लेन से जहाज वापस जाता है। मैं आपको बता दूं कि दोनों लेनों के बीच में लगभग 3 किलोमीटर का बफर जोन है, ताकि कोई भी जहाज एक दूसरे से टकराए नहीं, कोई भी नुकसान ना हो जाए। मैं आपको बता दूं कि जितने बड़े ये जहाज होते हैं इनको रोकना मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है प्रोपेलर चल रहा होता है। ऐसे में इनको रोका नहीं जा सकता, बस इनकी दिशा बदली जा सकती है। तो इसीलिए इनको एक दूसरे से दूर रखा जाता है। अब इस जल डमरू मध्य के आसपास आपको 3 रणनीतिक द्वीप देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट द्वीप देखने को मिलेंगे। एक तो है हॉर्मुज द्वीप, एक है केशम द्वीप और एक है हेगेम द्वीप। ये जो द्वीप है निगरानी रखने, नियंत्रित करने और बाधित करने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। यानी कि अगर किसी को रास्ता रोकना हो तो इन द्वीपों के माध्यम से इजीली रोका जा सकता है। अब समझ लेते हैं कि इसके सीमावर्ती राष्ट्र कौन कौन से हैं, मतलब इसके आसपास कौन कौन से देश बसे हुए हैं। तो दो इंपॉर्टेंट देश हैं। अगर उत्तरी किनारे की बात करोगे तो उत्तर में आपको ईरान मिलेगा, जो कि पूरे उत्तरी किनारे को नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। वहीं दक्षिणी किनारे की बात करोगे तो यहाँ पर मौजूद है मुसंडम प्रायद्वीप। ध्यान से समझ लो, मुसंडम प्रायद्वीप। ये जो प्रायद्वीप है ये वैसे ओमान का हिस्सा है और इसको मुसंडम गवर्नरेट कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस प्रायद्वीप को यूएई और ओमान दोनों मिलकर नियंत्रित करते हैं, क्योंकि दोनों के ही इंपॉर्टेंट जहाज यहाँ से निकलते हैं और वापस आते हैं। तो ऐसे में दोनों के लिए जरूरी जगह हो जाती है, इसलिए दोनों का नियंत्रण है। अब ठीक से इसके महत्व को समझा जाए तो 1959 में ईरान और 1972 में ओमान दोनों ने अपने समुद्री इलाके को बढ़ाया, जिससे कि यह रास्ता पूरी तरह उनके अपने समुद्री क्षेत्र में आ गया। कहने का अर्थ यह है कि 1959 में ईरान ने अपना समुद्री क्षेत्र थोड़ा आगे कर लिया, बढ़ा लिया। 1972 में ओमान ने भी यही किया। इस तरीके से ये पूरा जल डमरू मध्य का जो इलाका है, इसमें से थोड़ा ईरान के पास है और थोड़ा ओमान के पास है। तो इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय कंट्रोल के अलावा ईरान और ओमान का बेहतर कंट्रोल है इस जगह पर। यह चीज आपको याद रखने की जरूरत है। अगर मैं ईरान के हिसाब से बात करूं तो ईरान का लगभग 96% तेल जो खारक द्वीप से निकलता है, यहाँ पर खारक द्वीप है, यहाँ से लगभग 96% तेल ऐसा है जो निकलता है, वो इसी रास्ते से निर्यात किया जाता है, बाहर जाता है। इसके अलावा जो पेट्रोलियम उत्पाद है, जैसे कि गैसोलीन है जो बन के आता है, उसका आयात इसी रास्ते से होता है। क्योंकि ईरान के पास अभी इतनी रिफाइनिंग क्षमता नहीं है, इसलिए पेट्रोलियम उत्पाद वो बाहर से आयात करता है और बाकी जो कच्चा तेल है उसको वो निर्यात करता है। तो खारक द्वीप का 96% तेल जो है वो इसी रास्ते से जाता है। तो इसका मतलब ईरान के लिए जो सबसे बड़ी ताकत है कि वो इस रास्ते को ब्लॉक कर सकता है, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि इसका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर वो इस रास्ते को ब्लॉक करता है तो उसका 96% तेल जो है जो खारक द्वीप से निकलता है वो बाहर नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ ओमान के लिए भी ये रास्ता खुला रहना ज़रूरी है, क्योंकि ओमान का जो व्यापार है, समुद्री सुरक्षा है और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग है, इन सब का काम जो है वो इसी रास्ते से चलता है। इसलिए ओमान के लिए भी ये रास्ता बहुत ज़रूरी हो जाता है। यूएई की बात करोगे तो दो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, एक तो है जेबेल अली बंदरगाह और दूसरा खलीफा पोर्ट। ये इसी रास्ते पर निर्भर करते हैं, क्योंकि ये जो बंदरगाह हैं इनसे एशिया, यूरोप और अफ्रीका का व्यापार चलता है यूएई का। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि रास्ता बंद होने के खतरे को देखते हुए यूएई ने सऊदी अरब की तरह कुछ एक वैकल्पिक पाइपलाइनें बना रखी हैं, जिससे कि थोड़ा बहुत तेल जो है वो बाहर जा सके और व्यापार रुके नहीं।
हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये पाइपलाइन उतनी बड़ी नहीं है कि ये सारा व्यापार संभाल ले। ऐसे ही कुछ एक पाइपलाइनें आपको सऊदी अरब में देखने को मिलेंगी, कतर में भी देखने को मिलेंगी, लेकिन ये इतनी सक्षम नहीं है कि सारे व्यापार को संभाल लें। तो इसका मतलब यूएई हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, ओमान हो, इन सभी देशों का जो तेल का व्यापार है वो इस रास्ते पर निर्भर करता है। इवन ईरान भी इस रास्ते पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर सिर्फ कच्चे तेल की बात की जाए तो विश्व के कुल तेल उपभोग या समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 से 30% प्रतिदिन जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। ऐतिहासिक आंकड़ों से पता चलता है कि 2011 में औसतन 17 मिलियन बैरल प्रतिदिन, यानी कि रोज का 1,70,00,000 बैरल तेल जो है वो इसी रास्ते से जाया करता था। 2022 से 25 की शुरुआत में इसके जो आंकड़े हैं वो 17.8 मिलियन से लेके 20.8 मिलियन के हो गए। और अगर आप सिर्फ 2024 की बात करोगे तो इस जलमार्ग से औसतन 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन निकलता था। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये रास्ता अपने आप में बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी खपत जो है वो इस रास्ते से होती है। एलएनजी की आप बात करोगे, जो तरल गैस होती है, नेचुरल गैस होती है, उसका भी एक बहुत बड़ा व्यापार जो है वो यहीं से चलता है। लगभग 30% यानी कि 1/3 यहाँ से होकर के गुजरता है। कतर की अगर आप स्पेशली बात करोगे तो कतर का पूरा एलएनजी निर्यात जो है वो इस रास्ते पर निर्भर करता है। तो ये रास्ता कतर के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो अगर हम एक लिस्ट देखें जहां पर सबसे पहले हम निर्यातक देशों की बात करें जो तेल और एलएनजी निर्यात करते हैं, तो इसमें सऊदी अरब आता है जो कच्चे तेल के लिए निर्भर करता है। ईरान आता है, वो तो 96% निर्भर करता है। संयुक्त अरब अमीरात आता है जिसको यूएई कहते हो आप। कुवैत, इराक और कतर। कतर स्पेशली एलएनजी के लिए करता है, जो नेचुरल गैस है उसके लिए करता है। तो ये देश हो जाते हैं। वहीं अगर आयातक की बात करोगे, मतलब जो तेल खरीदते हैं, तो एशिया के अंदर बहुत से देश हैं जो इस रास्ते से तेल और एलएनजी खरीदते हैं। जैसे कि चीन की बात कर लो, चीन जो है वो 5.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन खरीदता है 2025 के अंदर। दक्षिण कोरिया की बात करोगे तो 1.7 मिलियन, जापान की बात करोगे तो 1.6 मिलियन। तो इसका अर्थ ये हो गया कि एशिया से लेके अमेरिका तक सब इस रास्ते पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, चाहे वो आयातक हो चाहे वो निर्यातक हो। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ का आपको बेसिक भूगोल समझ में आ गया होगा और ये बात भी समझ में